स्टूडेंट्स, आ चुका हूँ अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास मेरी इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि माई मदर एट 66 सन फ्लेमिंगो बुक का पहला टॉपिक है। ये पहली पोइट्री है और इस पोइट्री को आज मैं आपके लिए एक एक लाइन करके एक्सप्लेन करने आ रहा हूँ। और एक्सप्लेन ही नहीं करूँगा, साथ ही साथ इस पोइट्री का या किसी भी पोइट्री का आज मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखना भी बताऊंगा और इस पोइट्री का सेंट्रल आइडिया लिखकर भी दिखाऊंगा। इसके लिए वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना होगा, क्योंकि सेंट्रल आइडिया लिखने का कैसा तरीका होता है, क्या होता है, ये चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूं और साथ ही साथ इसका मैं सेंट्रल आइडिया लिखकर दिखाने वाला हूं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी क्लास हमेशा मिलती रहती हैं। और ज़्यादा देर न करते हुए चले चलते अपनी क्लास की तरफ और पढ़ना शुरू करते हैं माई मदर एट 66। इस लेसन को पढ़ने से पहले हम लोग इस लेसन के राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये लेसन की जो राइटर कौन है। इस लेसन के राइटर का नाम है कमला दास। जो कमला दास जो है हम लोगों की जो इंडियन राइटर हैं, इंडियन पोएट हैं, इन्होंने ही इस पोएम को कंपोज किया है और इनका जन्म जो है 1934 में होता। कमला दास ने जितनी भी पोएमें लिखी थी उसमें ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में उनकी सारी पोएम उस पर बेस है। और इनकी जो पोएम है ये माई मदर एट 66, ये भी एक ह्यूमन रिलेशनशिप पर आधारित है और उनके सारे कार्य जो है मूलतः अपनी प्रतिभा और अपने देशी अंदाज के लिए जाने जाते थे। और कमला दास ने बहुत सारे नावल पब्लिश किए हैं, कई सारे नावल मलयालम और इंग्लिश में पब्लिश किए हैं, लेकिन वो जो किस नाम से, माधव कुट्टी के नाम से, माधव कुट्टी के नाम से उन्होंने कई सारे नॉवेल्स लिखे हैं और उन्होंने कई सारी स्टोरीज भी इंग्लिश में लिखी हैं। और एक जो स्टोरी का कलेक्शन है वो इस्मावदी द हेराल्ड एंड अदर स्टोरीज, ये 1992 में प्रकाशित हुई थी। और साथ ही साथ उन्होंने 5 पोइट्री की बुकें भी प्रकाशित की हैं। ये है हमारी कमला दास, जिन्होंने कई सारे वर्क, इनकी ये बहुत फेमस ये बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश पोएट है। तो अब इनकी पोएम की तरफ चलते हैं। पोएम है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। अब इसमें जो कमला दास कहती हैं कि जो पिछले फ्राइडे वो अपने माता पिता से मिलने घर गई थी, उनके घर उनके पास मिलने गई थी और पिछले फ्राइडे को वो वहाँ से अपने जो घर है वहाँ के लिए कोचीन, मतलब कोचीन में उनका घर है, वहाँ के लिए वो निकली और कार से निकली। तो उन्होंने कहा कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछली शुक्रवार की सुबह को जब मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइविंग मतलब कार द्वारा कोचीन के लिए निकली। कोचीन के लिए वो वहाँ से निकली थी, लेकिन वो कार द्वारा पहले एयरपोर्ट तक जाने वाली थी, एयरपोर्ट के बाद वहाँ से प्लेन लेकर वो कोचीन जाने वाली थी। तो वो वहाँ से अपने पिछले शुक्रवार को कोचीन से अपने माता पिता के घर से निकली। ऐसा माई मदर बिसाइड मी, उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी माँ को देखा। डोज ओपन माउथ हर फेस असेन लाइक दैट। और वो डोज मतलब ऊँघ रही थी, जैसे कभी कोई नींद में हो जाता है तो वो ऊँघ रही थी। और ओपन माउथ, और उनके ऊँघने के कारण उनका जो मुंह था यानी मुख था वो खुल गया था। हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विथ पेन। और उनका चेहरा जो लग रहा था एक मुर्दे के समान लग रहा था। कॉर्प्स का मतलब हुआ कि एक मुर्दा, एक डेड बॉडी। तो उनका चेहरा एक डेड बॉडी के समान लग रहा था, एक मुर्दे के समान लग रहा था। और रियलाइज विथ पेन, और इसको एहसास करके उनके अंदर एक दर्द सा उठा। क्यों? क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। और क्योंकि वो इतनी बूढ़ी हो गई थी कि उन्हें लगता था कि अब वो उन्हें जल्दी ही छोड़कर चली जाएंगी, अब उनकी माँ से जल्दी ही उनकी भेंट खत्म हो जाएगी, उनका साथ उनकी माँ का छूट जाएगा। और ये सोचकर उनके अंदर एक दर्द सा उठा, एक उनके अंदर उनके मन में एक पेन उठा। और पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। और इस थॉट को, इस सोच को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया? एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया, बाहर देखना शुरू कर दिया। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग की जो छोटे छोटे पेड़ पौधे थे वो दौड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कार चला रही थी तो वो पेड़ पौधे दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। तो उन्होंने बाहर देखना शुरू कर दिया कि ये विचार उनके मन से चला जाए कि उनकी माँ उन्हें अब जल्दी से छोड़कर चली जाएंगी, जिससे उनको दुख हो रहा था। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जो खुशनुमा बच्चे थे, मतलब प्रसन्नचित्त बच्चे थे, हंसने खेलने वाले बच्चे, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो अपने घर से बाहर निकलकर
खेल रहे थे, खेल कूद रहे थे, हंस बोल रहे थे। और ये उनको देखकर बहुत ही अंदर से आनंद महसूस हुआ, मतलब बहुत ही राहत महसूस हुई कि उनका जो थॉट थी, उनकी विचार थी कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, ये विचार उनके मन से दूर हो गया। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन हर एट हर वेन पेल। अब यहाँ पे देखिए, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक थी, मतलब एयरपोर्ट की सुरक्षा जांच के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। और वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी जांच हुई थी, सुरक्षा जांच होने के बाद, मतलब जो कमला दास थी, वो जब एयरपोर्ट के लिए, मतलब एयरपोर्ट में घुसी, तो उनकी सुरक्षा जांच के बाद उन्होंने फिर से अपनी माँ को देखा जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। वेन पेल, उनका चेहरा जो है पीला पड़ा हुआ था, उनके चेहरे पे जो तेज था, उनके चेहरे की जो रौनक थी वो चली गई थी, पीला पड़ा हुआ था। और उनके चेहरे की तुलना क्या की गई है, एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। और उनका चेहरा जो था, उनकी तुलना उन्होंने लेट विंटर्स मून, मतलब जो देर रात का जो ठंड का चंद्रमा होता है उससे की, क्योंकि उसका भी उस समय जो तेज होता है थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि जो देर रात सर्दियों के चंद्रमा पे फॉग रहती है, धुंध रहती है, तो हम लोगों को उसका चंद्रमा का जो तेज होता है वो बहुत कम दिखाई देता है, बहुत कम चमक दिखाई देती है। तो उसी से उनकी तुलना, उनके चेहरे की तुलना की गई कि उसी चंद्रमा के समान उनका चेहरा भी निस्तेज हुआ पड़ा था। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर। और इस चीज़ को महसूस करके कि फिर से उनके मन में दोबारा ये दर्द उठ गया कि अब फिर वो उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। तो इस चीज़ को महसूस करके फैमिलियर एक माई ओल्ड चाइल्डहुड फियर, और मेरा जो बचपन के डर का जो दर्द है, बचपन का डर जो मेरे अंदर उठ गया, और वो फैमिलियर मतलब एक चिर परिचित जाना पहचाना सा दर्द मेरे मन में उठा। बचपन के डर को भी मेरा उजागर हुआ। बचपन का डर उनका क्या था कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चलेगी। बचपन में भी जो कमला दास बताती कि बचपन में भी वो इसी बात से डरती थी कि उनकी माँ कहीं उन्हें छोड़कर ना चली जाए। तो उसी प्रकार से उनके बचपन का डर फिर से उठकर सामने आ गया, और उस डर के कारण उनके मन में, उनके जो अंदर मन में एक जाना पहचाना सा दर्द, फैमिलियर एक मतलब जाना पहचाना सा दर्द उठा। बट ऑल आई सेड सी यू सून अम्मा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने मन में एक दर्द को है लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने अपने मन के दर्द को अंदर दबाया और चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं आपसे फिर जल्दी ही मिलूंगी। और ये उम्मीद के साथ उन्होंने उनसे विदा ली। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और इसी के साथ मुस्कुराते हुए मैंने उनसे विदा ली। क्लियर। तो इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। और इसमें आपने पढ़ा तो देखा होगा कितने अच्छे अंदाज से इन्होंने जो है अपने जो रिलेशनशिप, अपनी माँ और खुद के बीच के रिलेशनशिप को और उनसे दूर होने के डर को बयान किया है। तो अब चलते हैं हम इसके सेंट्रल आइडिया की तरफ। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सेंट्रल आइडिया लिखते कैसे हैं। सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको कुछ चीज़ों को जानकारी होनी चाहिए। पहली जानकारी कि आपको उस राइटर का, नहीं उस पोएम का राइटर, नहीं पोएट का नाम आपको पता जरूर होना चाहिए। इस पोएम को लिखने के लिए इस पोएम के पोएट का नाम था क्या था, कमला दास। तो पोएम के पोएट का नाम जरूर पता होना चाहिए। और पोएम का भी नाम, तो पोएम का नाम ऑलरेडी दिया रहता है। ये सेंट्रल आइडिया जो है आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। तो कुछ पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो 4 नंबर आप आसानी से कवर कर सकते हैं और आसानी से इन 4 नंबर को पा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, पहले आप पोएम का नाम, पोएम के नाम को आपने पेपर से ही ले लेना है और फिर उस पोएम से आपको उस पोएट का नाम निकालना है जिसने उस पोएम को लिखी है। और साथ ही साथ आपको उस पोएम की एक थीम, एक पोएम को पढ़ा होना चाहिए। पोएम को आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि पोएम में क्या चीज़ है, इसमें किस थीम के बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो इन 5 पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से ये जो 4 नंबर है बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम। पोएट्स नेम मतलब जो कवि का नाम हो उसको याद होना चाहिए। थीम ऑफ पोएम, उस पोएम की थीम क्या है, उस पोएम को किस थीम के बेस पर लिखा गया है, थीम ऑफ पोएम। और पोएटिक ग्रेस, अगर आपको अपने सेंट्रल आइडिया को बहुत ही अच्छा सा लुक देना है, बहुत जैसे कहते नहीं कि अगर किसी लड़की को या लड़के को शादी के समय, क्या लड़की लड़का तो बदल जाते नहीं, लेकिन उनको अच्छा दिखाने के लिए
सजाना पड़ता है, मतलब वो मेकअप करते हैं और भी बहुत कुछ जो सजावट के सामान का अपने ऊपर प्रयोग करते हैं जिससे वो अच्छे दिख सके। उसी प्रकार से आपको अगर अपने सेंट्रल आइडिया को अच्छा दिखाना है तो आपको पोएटिक ग्रेस का मेकअप करना पड़ेगा। आपको पोएटिक ग्रेस का और मैसेज ऑफ द पोएम, इन दो टाइटल्स का आपको अच्छे से मेकअप करना पड़ेगा। और ये मेकअप नहीं, ऐसे नहीं कि जैसा मन का वैसे पोएटिक ग्रेस उठा के जो मन का है वो लिखते चले गए, या उठा के मैसेज ऑफ द पोएम, मतलब मैसेज को, पोएम का मैसेज देने के लिए जो मन का है वो लिख दिया। वैसे ही जैसे आप मेकअप करने बैठे तो जहां जरूरत है उस जगह के बजाय दूसरे कुछ का प्रयोग करके अपने चेहरे पर अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे बहुत ही भूत जैसे लगने लगेंगे। उसी प्रकार से अगर आपने पोएटिक ग्रेस और मैसेज ऑफ द पोएम इन दोनों का गलत जगह पर और गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया तो आपका सेंट्रल आइडिया भी एकदम भूत जैसा नहीं, बिल्कुल बर्बाद दिखने लगेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पोएम पढ़नी है और पोएटिक ग्रेस आपको वहां से ढूंढ के निकालना। पोएटिक ग्रेस मतलब काव्यगत सौंदर्य, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आपको वहाँ से ढूंढ के निकालना है और लिख कर दिखाना है कि ये पोएटिक ग्रेस इसमें है। इससे आपका होगा कि एग्जामिनर के सामने जब भी आपका सेंट्रल आइडिया जाएगा वो एग्जामिनर सोचेगा कि इस स्टूडेंट ने अपने सेंट्रल आइडिया को कहीं से चीट करके नहीं लिखा है, आपने उस सेंट्रल आइडिया को आपके दिमाग से जो जनरेट हुआ है और आपने उसे लिखा है। तो उम्मीद करता हूं कि सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको जो जरूरी चीज़ है वो ध्यान में समझ में आ गई होगी कि सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखा जाता है। कि पहले पोएम का आप नाम याद कर लीजिए, फिर उसके पोएट का नाम याद कर लीजिए, फिर उस पोएम की थीम को तैयार कर लीजिए कि थीम क्या है इस पोएम की, और फिर उसकी काव्यगत सौंदर्य यानी पोएटिक ग्रेस को, और फिर मैसेज ऑफ द पोएम, उस पोएम का मैसेज क्या है ये चीज़ आपको बतानी। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखें। अगर आप सेंट्रल आइडिया लिखने बैठेंगे तो सेंट्रल आइडिया आपका 100% पूरे नंबर दिलाएगा। अब चलते हैं अपने इस पोएम के, यानी जो माई मदर एट 66, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया को लिखते हैं। तो देखिए इसका सेंट्रल आइडिया है कि सेंट्रल आइडिया में मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को मैंने दूसरे कलर से लिख दिया है कि मतलब हाईलाइट कर दिया है कि इन कीवर्ड्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया लिखने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत ही जल्दी से सेंट्रल आइडिया लिख सकेंगे। देखिए कुछ कीवर्ड्स है जैसे माई मदर 66 कमला दास, और उसके बाद ये कोटेशन है, उसके बाद ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है, फिर ये वर्ड है। इन वर्ड्स के कीवर्ड्स को बना के आप याद कर लीजिए, आपको नोट बनाने में बहुत आसानी होगी, कीवर्ड्स आपके सामने लिखे रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका सेंट्रल आइडिया क्या। द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई पॉपुलर इंडियन इंग्लिश पोएटेस कमला दास। अब ये कमला दास द्वारा कंपोज की गई ये पोएम है माई मदर एट 66। इन दिस पोएम द पोएट कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल आइडियम। मतलब इसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्टिलिटीज का मतलब हुआ कि जो जटिल उलझने होती हैं ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मतलब मानव के मतलब मनुष्य के रिश्तों में जो जटिल सी उलझने होती हैं, उन जटिल उलझनों के बारे में यहाँ पे इस पोएम में बहुत अच्छे से बताया गया। इन लिरिकल आइडियम्स मतलब एक संगीतबद्ध, एक लय पूर्वक इस पोएम, मतलब एक लय के रूप में इस पोएम में आपको मानव समाज की या उनके रिश्तों की जो उलझने होती है, जटिल उलझने होती है, उनको बहुत आसानी से कमलादास ने बता दिया। इन एंड एग्जाम्पल, जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने है कि एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, मतलब जो बड़ा होना यानी बूढ़े होना, उम्र बढ़ना, इज नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। फॉर ऑल लिविंग थिंग्स मतलब सारी जीवित चीज़ों के लिए यह एक जो प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। माई मदर एट 66 मतलब ये पोएम जो है ये किस थीम पर बेस है? थीम ऑफ एडवांसिंग एज। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि थीम, इस पोएम की थीम को आपको ध्यान रखना है। तो इसकी थीम क्या है? एडवांसिंग एज, मतलब आदमी जो मनुष्य की जो एडवांस एज होती है, मतलब आगे बड़े होने की एज, जैसे कोई बच्चा हुआ, उसके बाद किशोर हुआ, फिर वयस्क हुआ, फिर बुजुर्ग हुआ, तो वो एडवांस एज कहा जाता है। तो एडवांसिंग एज की थीम पर ही बेस है। एंड पोएट ऑल्सो एक्सप्रेस हर ग्रीफ फॉर फियर ऑफ लॉस हर मदर। और पोएट इस पोएम में अपने डर को, अपने जो दुख है उसको एक्सप्रेस करती है। कैसा? तो फियर ऑफ लॉस हर मदर, अपने माँ के खोने का डर, अपने माँ के खोने के डर को वो यहाँ पे इस पोएम में एक्सप्रेस करती है। इट इज़ ऑल्सो एन इमोशनल पोएम, और ये एक इमोशनल, एक भावनात्मक पोएम है। पोएटेस अंडरगोस ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन। प्लेथोरा ऑफ इमोशन मतलब भावनाओं के ढेर, मतलब ढेर सारी भावनाएं। जो पोएट है इनमें भावनाओं के ढेर में बह जाती है। व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग, जब वो देखती है कि अब उसकी माँ जो है बूढ़ी हो रही है। पोएटेस कंपेयर्ड हर मदर टू लेट विंटर्स मून। और पोएट जो है अपनी माँ के चेहरे को, मतलब अपनी माँ को लेट विंटर मतलब देर रात के ठंड के चंद्रमा से
कंपेयर करती है विथ काम एंड वेग्यू विद डिम लस्टर, जो कि बहुत अत्यधिक धुंधला होता है। इट लॉसेस इट्स पावर एंड ब्राइटनेस, और वो अपनी जो ताकत है, अपनी चमक है, वो उसको खो देता है। क्लियर? तो ये तो हो गई सेंट्रल आइडिया की बात। अब आ जाते हैं हम लोग पोएम का जो मैसेज मिल रहा है, वो मैसेज क्या है वो देख लेते हैं। तो अब इसका पोएम का मैसेज देखिए क्या है कि बाय दिस पोएम द पोएट पॉइंटेड अ मैसेज, एक मैसेज पॉइंट करती है पोएम। पोएट क्या, हैव यू एवर थॉट व्हाट योर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपके बड़े हो चुके पेरेंट्स हैं, मतलब बुजुर्ग हो चुके पेरेंट्स, माता पिता हैं, वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं, ये मैसेज उन्होंने इस पोएम के माध्यम से दिया है। क्लियर? अब चलते हैं इसके पोएटिक ग्रेस की तरफ। पोएटिक ग्रेस मतलब काव्यगत सौंदर्य इसमें क्या है। पोएटिक ग्रेस देखिए क्या है कि इट इज एन इमोशनल पोएम, ये एक भावनात्मक कविता है, भावनात्मक पोएम है। ये चीज आपने पढ़ के ही जान लिया है। वी फाउंड सिमिली एंड मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, हम लोग इस पोएम में सिमिली और मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच पाते हैं। कहाँ पाते हैं? जैसे देखिए कि ये लाइन है आपके सामने कि हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ तक देखिए कि हर फेस अशेन लाइक दैट। अब लाइक शब्द आया है, अर्थात यहाँ पे सिमिली हमें फिगर ऑफ स्पीच मिल गई, और दूसरी फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे हमें मिलती है कि वन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड। अब इस लाइन में आपको जो मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच मिलती है, मतलब उनके चेहरे को जो है पुराने, मतलब देर रात के ठंड के चंद्रमा के जो रूप दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच मिलती है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये पोएटिक ग्रेस क्या है, और उम्मीद करता हूँ कि सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका और इस लेसन का सेंट्रल आइडिया आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई शंका है, तो निश्चित मेरे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने कमेंट को करके मुझे बताइए कि आपको किस बात की शंका है। तो उम्मीद करता हूं कि इस सेंट्रल आइडिया को आपने एकदम रेडी कर लिया होगा। तो अगर नहीं किया है तो लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ में दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं आ रही है। सेंट्रल आइडिया लिखने का तरीका या सेंट्रल आइडिया किसी को बहुत ही काम कर सकता है, कार्य कर सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती हैं और हमेशा ही मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।